अगर इलेक्ट्रॉन nवीं कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो उसके एनर्जी के लिए ये फॉर्मूला बना, -mz² e⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h² n²। ये nवीं कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का फॉर्मूला है। बाद में हमने इसको रिडबर्ग कांस्टेंट के टर्म्स में कन्वर्ट किया एंड दैट कम्स टू -rch अपॉन n, और rch की वैल्यू कैलकुलेट की फिर हमने तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिला। तो इस तरीके से nवीं कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का फॉर्मूला अगर हम डायरेक्ट रिडबर्ग कांस्टेंट के टर्म्स में देखते हैं तो वो आता है -rch अपॉन n², और अगर उसको भी कैलकुलेट करेंगे तो -13.6 अपॉन n² एंड इट विल बी डायरेक्टली इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नॉट इन जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डायरेक्ट एनर्जी आएगी। उसमें ये रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आपको बताई गई थी me⁴/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h³ × c। ये रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू रहा करेगी। ठीक है, ओके। आज इससे आगे हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं वो ये करेंगे कि आपने देखा बोहर का थर्ड पोस्टुलेट पढ़ा था। ये न्यूक्लियस है, बीच में पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, उसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन अपने अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं स्टेबल ऑर्बिट्स में। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चक्कर लगा रहा है। अब उन्होंने बताया कि अगर बाहर से कहीं से इसको ऊर्जा मिल जाती है, परमाणु को बाहर से किसी कारणवश अगर ऊर्जा मिलती है तो इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को लेकर के किसी हायर एनर्जी लेवल पे चला जाता है। ऊर्जा मिली तो जो ऐसे भी छोटी रेडियस में चक्कर लगा रहा था, अब वो बड़ी रेडियस में चक्कर लगाने के लिए यहां पर आ जाएगा। इतनी एनर्जी मिली कि वो यहां तक आ सकता था। अब जब यहां पर आया, उसने देखा कि यहां पर तो ये वाला ऑर्बिट तो ऑलरेडी भरा हुआ है, ये तो पहले से ही फिल है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है, तो फिर वो ज्यादा देर रुकता नहीं है और वो तुरंत ही अपने ऑर्बिट में वापस भी आना स्टार्ट कर देता है। ऐसे जब ये वापस आ रहा होता है, यहां केवल 10⁻⁻8 सेकंड तक ठहरता है और वापस आना शुरू। तो गया कब था? जब उसने एनर्जी अब्सॉर्ब की थी। जब वापस आएगा तो ये छोटी रेडियस का ऑर्बिट है, और इस ऑर्बिट में अगर उसको चक्कर लगाना है तो जितनी एनर्जी लेके यहां पहुंच गया है तो उसके पास ऊर्जा बढ़ गई है। उस एनर्जी से यहां चक्कर नहीं लगा सकता। यहां पर एनर्जी अगर उसको चक्कर लगाने के लिए चाहिए तो कम एनर्जी से चक्कर लगा सकता है। इस समय उसके पास जितनी ऊर्जा भर गई है उससे वो छोटे रेडियस वाले पथ पे रोटेट नहीं कर सकता। तो क्या करना पड़ेगा? उसके पास तो ज्यादा ऊर्जा आ गई है। तो अब जब वो नीचे आएगा तो वो क्या करेगा? अपने अंदर से एनर्जी को बाहर फेंक देगा। किस रूप में निकालेगा? आंसर है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में कैसे? तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फोटॉन्स बनाएगा और फोटॉन्स को ऐसा बाहर निकाल देगा। अब उसमें आपको यह भी बताया गया कि अगर उच्च ऊर्जा स्तर में ऊर्जा E2 है और निम्न ऊर्जा स्तर में एनर्जी E1 है, तो यहां से यहां आते वक्त उसने कितनी ऊर्जा अपने अंदर से बाहर निकाली? तो हमने कैलकुलेट किया E2 - E1 के बराबर एनर्जी बाहर निकाली थी। अब क्योंकि ये एनर्जी किस रूप में निकालेगा? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, फोटॉन्स की फॉर्म में, तो ये एनर्जी किसके बराबर आएगी? hν के बराबर। और यहीं से डिसाइड होगी कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में जो एनर्जी बाहर निकलेगी उस ऊर्जा की आवृत्ति क्या होगी, हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके लिए एक फॉर्मूला बताया गया था आपको, ν = E2 - E1 अपॉन h। और अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो प्लीज आप बोहर्स थर्ड पोस्टुलेट उठा के देख सकते हैं, पन्ने पलट के देख सकते हैं अपने, आपको मिल जाएगी। ν = E2 - E1 अपॉन h, जहां पर E2 क्या है? उच्च ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। E1 क्या है? जब वो वापस आ जाता है अपने फिर से ग्राउंड स्टेट पे। निम्न ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा h प्लैंक्स कांस्टेंट है। अब हम इसका यूज करते हैं और हमने यहां पर देखो लिखा कि मानव उत्तेजित परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऊंची कक्षा N2, ऊंची कक्षा को हम क्या मान लेते हैं? N2, जहां से वो नीचे आ रहा है, और नीची कक्षा N1 में लौटता है। केवल लौटने की बात कर रहे हैं, आप सोचेंगे जाने की बात की नहीं, लौट क्यों रहा है?
तो क्योंकि लौटने वाला प्रोसेस ही इंपॉर्टेंट है, उसी प्रक्रिया में वो अपने अंदर से एनर्जी को क्या करता है, एमिट करता है, इसलिए वही प्रोसेस हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है। एनर्जी लेके गया है ये सबको मालूम है, अब लौटते समय एनर्जी निकालेगा मालूम, ये भी सबको है, पर यही हमारे पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो माना उत्तेजित परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऊंची कक्षा N2 से नीची कक्षा N1 में लौटता है। लौटता है मतलब साइंस की भाषा में इसको और भी क्या बोल सकते हैं, संक्रमण करता है, ट्रांजिशन उसका होता है। एक कक्षा से दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना, दिस इज नोन एज ट्रांजिशन, संक्रमण कहलाता है। ठीक है, तो अगर N2 से N1 में आया तो कक्षा N2 में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी? आपको क्या करना है, ये जो ऊंची कक्षा है N2 जिसका नाम हमने माना है, इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E2 का मान कितना आएगा वो हम यहां से निकालेंगे। इसके फॉर्मूले में बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, ये सब में कोई चेंज नहीं आएगा, अगर बदलाव आएगा तो सिर्फ किसमें, N में, क्योंकि इस समय इलेक्ट्रॉन कहां पर है, हायर एनर्जी लेवल पर है। हायर एनर्जी लेवल को माना क्या है हमने, N2, तो जब N2 में है तो उसके पास कितनी ऊर्जा होगी? आंसर है सारा कुछ ऐसे ही लिखो, बस N की जगह पर क्या लिख देना, N2। तो माइनस एम जेड स्क्वेयर ई टू द पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H स्क्वेयर N2 स्क्वेयर। समझ आई बात आपको? तथा कक्षा N1 में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, अब N2 में तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हमने कैलकुलेट कर ली, इतनी आ गई। जब वो वापिस यहां पर आएगा तो ये उसका ऑर्बिट है N1, हम N1 में भी ऊर्जा निकालना चाहते हैं, कितनी होगी? तो कक्षा N1 में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, N1 में अगर आपको इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कैलकुलेट करनी है तो फिर से इसी फॉर्मूले के पास आइए और इस फॉर्मूले में कोई बदलाव मत करिए, N की जगह पर केवल क्या लिख दीजिए आप, N1 लिख दीजिए बस। तो N की जगह पर हमने क्या लिख दिया, N1, बाकी सारा कुछ वही रहा। एम जेड स्क्वेयर ई टू द पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर H स्क्वेयर N1 स्क्वेयर। तो ये किसका फॉर्मूला है? जब वो ऊंचे ऊर्जा स्तर में है उस वक्त उसके पास इतनी एनर्जी है। फिर जब वो लौट के निम्नतम ऊर्जा स्तर में आया, लोअर एनर्जी लेवल पे आया, अपने छोटे ऑर्बिट में आ गया पहले वाले में, तो उसके पास कितनी एनर्जी है? तब उसके पास इतनी एनर्जी है। ठीक है, अब बोहर की तीसरी परिकल्पना से देखो, हमने ये समझ लिया कि जब यहां पर इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास इतनी एनर्जी है, और जब इलेक्ट्रॉन लौट के यहां पर आ गया तो E1 उसके पास इतनी एनर्जी है। अब हमने बोहर की तीसरी परिकल्पना यहां पर अप्लाई कर दी। बोहर की तीसरी परिकल्पना से इलेक्ट्रॉन के इस संक्रमण किया है ना उसने, कैसे? हायर लेवल से लोअर लेवल में आया है, जंप किया उसने एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, तो यह संक्रमण है। तो इलेक्ट्रॉन के इस संक्रमण में उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति, बोहर का जो थर्ड पोस्टुलेट था उसके मुताबिक जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे ट्रांजिशन करेगा तो वो जो विद्युत चुंबकीय तरंग उस वक्त उत्सर्जित करेगा, अपने अंदर से निकालेगा, उस विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति कितनी होगी, उसके लिए यह फॉर्मूला था। और अभी हमने लिख के भी दिखाया, न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1 अपॉन H। ठीक है, न्यू की जगह हमने न्यू लिख दिया, E2 माइनस E1 अपॉन H। तो बेटा ये जो अपॉन का H है ये हमने बाहर नोट कर दिया, 1 अपॉन H, 1 अपॉन H। अब E2 माइनस E1 करना पड़ेगा आपको, तो E2 की जगह पर क्या लिखेंगे? देखो ये चीज E2 की जगह पे लिखी जाएगी, माइनस एम जेड स्क्वेयर ई टू द पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H स्क्वायर N2 स्क्वायर। ये E2 की जगह पर मैंने लिख दिया। इसके बाद यहां पर ये माइनस, तो हमने माइनस लगाया, और उसके बाद क्या लिखना है मुझे? E1। E1 की वैल्यू जब लिखने गए तो इसमें भी क्या है? एक माइनस। अब एक माइनस ये वाला और एक माइनस E1 की वैल्यू वाला माइनस, दो माइनस हो जाएंगे और दोनों मिलके निशान को क्या बना लेंगे? प्लस बन जाएगा। और E1 की वैल्यू ये E1 आ गया, प्लस हो गया एम जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H स्क्वायर N1 स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू हमने नोट कर दी। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ओके। अब इसमें से आप चाहे तो कुछ चीजें कॉमन की जा सकती हैं, जैसे एम जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H स्क्वायर
इतनी चीज दोनों में मिल रही है, आप चेक करके देखो। एम जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर हमने कॉमन कर लिया। उसमें एक एच क्योंकि पहले से ही बाहर था, तो जब ये एच स्क्वायर बाहर आएगा तो ये इससे मल्टीप्लाई करके एच क्यूब बना लेगा। ठीक है, देखो क्या मिलेगा आपको यहां पर, एम जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4, एम जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, एच स्क्वायर बाहर आएगा, इस एच से मिलकर एच क्यूब हो जाएगा, 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब हो गया। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर बचा क्या कॉमन लेने के बाद, तो इस टर्म को देखिए, इसमें बचा -1 अपॉन n2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n1 स्क्वायर, क्योंकि बाकी सब कुछ चला गया कॉमन लिख के बाहर निकल गया वो, तो इसमें बच गया -1 अपॉन n2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n1 स्क्वायर। तो 1 अपॉन n1 स्क्वायर पॉजिटिव और 1 अपॉन n2 स्क्वायर नेगेटिव, 1 अपॉन n1 स्क्वायर पॉजिटिव, 1 अपॉन n2 स्क्वायर नेगेटिव। थोड़ा सा टर्म्स को आगे पीछे कर दिया मैंने, पॉजिटिव टर्म पहले ले लिया, नेगेटिव टर्म पीछे कर दिया। कोई प्रॉब्लम आपको? ओके, इसके बाद ये क्या आ गई, ये है कि इलेक्ट्रॉन जब उच्च ऊर्जा स्तर n2 से निम्न ऊर्जा स्तर n1 में वापस लौटेगा, उस समय अपने अंदर से एनर्जी एमिट किया उसने, वो ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में है, और उन तरंगों की आवृत्ति आप यहां से निकाल सकते हैं। आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पूरा स्पेक्ट्रम पढ़ा हुआ है, पूरा स्पेक्ट्रम पढ़ा है, लेसन ही पूरा पढ़ा गया था, तो उसमें पूरा स्पेक्ट्रम पढ़ा है। उसमें गामा, एक्स, यू, वी, आई, एम, आर, ये मेन 7 पार्ट्स आपको बताए गए थे, और ये आवृत्ति का घटता हुआ क्रम आपको बताया गया था कि जब आप गामा से नीचे की तरफ चलेंगे, गामा रेस, फिर एक्स रेस, गामा एक्स, यू, अल्ट्रावायलेट, विजिबल रेडिएशन, ये जब ऐसा नीचे की तरफ जाएंगे तो ये फ्रीक्वेंसी का घटता हुआ क्रम है। अब यहां से थोड़ा सा सोचने की कोशिश करिए, यहां से विद्युत चुंबकीय तरंगें ऐसा बाहर निकल रही है, और उन विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति इस फॉर्मूले से दी जाएगी। अब कितने पार्ट आपको बताए गए, गामा, एक्स, वी, आई, एम, आर, गामा रेडिएशन, एक्स रेस, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स। यहां से जो तरंगे बाहर निकलेंगी, अगर उन तरंगों की आवृत्ति इस रेंज की है, आवृत्ति कहां से कैलकुलेट होगी, यहां से, आवृत्ति कहां से कैलकुलेट होगी, इस फॉर्मूले से। तो अगर जो विद्युत चुंबकीय तरंगे वहां से एमिट कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन, अगर वो फ्रीक्वेंसी गामा रेडिएशन की है, एक्स रेज की है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की है, तो फिर वो हमें हमारी आंखों में नहीं दिखाई देगा। अगर इस आवृत्ति का रेंज विजिबल रेंज में आ जाता है तो वो हमको दिखेगा, विजिबल, दृश्य विकिरण, और ये लाइट विजिबल रेंज में आती है तो हमको चमकता हुआ दिखता है। और अगर उसकी फ्रीक्वेंसी इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स या रेडियो वेव्स में किसी की आ गई तो भी हम नहीं देख पाएंगे। समझ रहे हैं? तो ये किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी पर। देखो इस चीज को थोड़ा सा गहराई से समझने की कोशिश करिए कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम में गामा, एक्स, यू, वी, आई, एम, आर, फिर से एक बार सभी ध्यान से समझो, ये गामा रेडिएशन है, सबसे हाई फ्रीक्वेंसी रेंज, सबसे हाई फ्रीक्वेंसी रेंज गामा रेडिएशन का होता है। उसके बाद थोड़ा कम फ्रीक्वेंसी एक्स रेज मिलेंगी आपको, एक्स रेज जिससे आप बोन्स वगैरह का एक्सरे वगैरह किया जाता है, अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी विकिरण, दृश्य विकिरण, केवल हमको ये वाला पार्ट ही हमारी आंखें सेंसिटिव है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम के केवल इस पार्ट को ही हमारी आंखें देख सकती हैं। इससे हाई फ्रीक्वेंसी रेंज वी कांट सी विथ आवर आईज, एंड द लोअर फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम द विजिबल वी कांट अगेन सी, हम नहीं देख सकते इसको फिर से भी। इसके ऊपर का रेंज हमको दिखाई नहीं देगा, और अगर इससे कम फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, अवरक्त विकिरण, सूक्ष्म तरंगे, रेडियो तरंगे, उसके बाद भी हमको यह नहीं दिखता है। अब यहां से हमने क्या देखा कि जो इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से लोअर लेवल में आया, उसने क्या किया, अपने अंदर से उसने ऊर्जा को उत्सर्जित किया, ठीक है। उस
उस ऊर्जा को किस रूप में उत्सर्जित किया? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों में कौन आता है? आंसर है ये सब आते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों में। तो वो हमको दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो आंसर है अगर उसकी फ्रीक्वेंसी विजिबल वाले की फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर होगी तो दिख जाएगा। लेकिन अगर वो जो एनर्जी विद्युत चुंबकीय तरंगे, वो जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी का रेंज, अगर उसकी आवृत्ति विजिबल वाले रेंज से थोड़ा ज्यादा है या विजिबल वाले रेंज से थोड़ा कम है, तो फिर हम देख नहीं पाएंगे। इलेक्ट्रॉन हायर लेवल में जाएगा, हायर से लोअर में आएगा, एनर्जी भी निकालेगा, पर हम देखते क्या है? कुछ चमक नहीं रहा है। क्यों? एनर्जी नहीं निकल रही है क्या? वो तो ऊपर से नीचे आ रहा है। आंसर एनर्जी एमिट हो रही है, बट इस एनर्जी का जो फ्रीक्वेंसी रेंज है, दिस इज बियॉन्ड आवर विजिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, हमारे विजिबल फ्रीक्वेंसी रेंज से भी परे है ये, तो वो हमको नहीं दिखेगा। लेकिन क्या उस वक्त एनर्जी एमिट नहीं हो रही है? ऑब्वियसली हो रही है। इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से लोअर लेवल में आएगा, कंपल्सरीली इट विल एमिट द एनर्जी एंड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में वो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। बस दिखेगा केवल वो आपको उस समय जब उसकी ये वाली आवृत्ति दृश्य प्रकाश की आवृत्ति के अंदर होगी, तो ही दिख पाएगा आपको। ये हम आपको समझाना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, बताइए, बाहर से एटम्स को मैंने एनर्जी दी, उसके अंदर बैठा एक इलेक्ट्रॉन ने उस एनर्जी को लिया, एनर्जी लेकर हायर एनर्जी लेवल पे चला गया। कितनी देर रहेगा वहां? बहुत कम देर। फिर क्या करेगा? वापस आएगा। वापस आते वक्त उसको क्या करना है? निकालना ही है एनर्जी। वो तो रोक ही नहीं सकता, क्योंकि उतनी ज्यादा एनर्जी से वो लोअर एनर्जी लेवल पे रोटेट नहीं कर सकता। तो एनर्जी तो अपने अंदर से निकालेगा। एनर्जी निकालेगा किस रूप में? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में निकालेगा। तो उसमें तो ये 7 पार्ट है, गामा, एक्स, यू, वी, आई, एम, आर। इसमें से कौन से रूप में एनर्जी निकालेगा? वो बताइए, कौन सी फॉर्म में वो एनर्जी निकालेगा बाहर? गामा के फॉर्म में, एक्स, यू, वी, आई, एम, आर। किस रूप में एनर्जी को बाहर निकालेगा? किसी भी रूप में निकाल सकता है। निर्भर करता है कि उस एनर्जी का ये वाला फ्रीक्वेंसी कितना है। समझ में आया? वो गामा की फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है, एक्स की भी हो सकती है, यू, वी, आई, एम, आर, किसी की भी हो सकती है। बस फर्क इतना है बउआ कि वो दिखेगी केवल हमको उसी वक्त जब वो इस रेंज की होगी। अगर अल्ट्रावायलेट रेंज की फ्रीक्वेंसी यानी थोड़ी ज्यादा फ्रीक्वेंसी निकल रही है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थोड़ी ज्यादा है, तो हमको दिखेगी नहीं। फिर क्या निकल नहीं रही है? एनर्जी निकल रही है, पर वो हमारी आंखें, नेचर ने हमारी आंखों को इतना पावरफुल फिर नहीं बनाया कि वो अल्ट्रावायलेट एनर्जी देख सके, इंफ्रारेड को वो देख सके। इतना फिर हमारी आंखों में क्षमता नहीं है, नहीं देख सकते। ये होता है। तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऊपर गया है, नीचे आ भी रहा है, एनर्जी निकल भी रही होगी, पर हमको कुछ दिख नहीं रहा है। तो दिख नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि एनर्जी निकल नहीं रही है, एनर्जी निकल रही होगी। ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी हम यहां से कैलकुलेट करेंगे। कुछ बात आपको समझ में आ गई? ओके, ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। अब अगर एनर्जी का ये फ्रीक्वेंसी है तो उसका वेवलेंथ भी तो होगा कुछ, तरंग दैर्ध्य जिसको कहते हैं। ठीक है ना? तो अगर ये मान ले कि इस फ्रीक्वेंसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है वो लैम्डा है, इस आवृत्ति के संगत तरंग दैर्ध्य लैम्डा अगर मान ली जाए, यदि इस आवृत्ति के संगत तरंग दैर्ध्य लैम्डा है, तब लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है? C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है। सबको मालूम है? नहीं मालूम? क्या होता है बताओ? C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो हमने यहां से 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू निकाली, वो न्यू अपॉन C आ गई। कैसे? अब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा के देख लो। C को 1 से कराओगे क्या आएगा? C। न्यू को लैम्डा से कराओगे न्यू लैम्डा, वही आ जाएगा ना। तो हमने यहां से 1 अपॉन लैम्डा निकाला। आप सोचोगे लैम्डा क्यों नहीं निकाला? लैम्डा निकालते तो न्यू नीचे ले जाना पड़ता, और इसको नीचे ले जाते मतलब ये हर में आ जाता। कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है हमारी, इसलिए हम 1 अपॉन लैम्डा निकाल लेंगे, कैलकुलेट करके बाद में लैम्डा पता लगा लेंगे। हाँ, ठीक है ना।
तो हमने 1 अपॉन लैम्डा की निकाली वैल्यू, दैट इज न्यू अपॉन सी। 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू, अब न्यू अपॉन सी, न्यू की वैल्यू लिखिए और अपॉन में क्या बढ़ा देना, उसमें एक अपॉन में एक सी बढ़ा देना। व्हाट इज सी? सी इज स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर? तो ऊपर आप फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखिए पूरा, बस अपॉन में उसमें जो जितना भी आ रहा है सब लिख दो। अपॉन में केवल क्या कर दीजिएगा, अपॉन में एक सी बढ़ा दीजिएगा, बस इतना सा है। तो हमने पूरा न्यू का फॉर्मूला लिखा, एम जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट एच क्यूब, एम जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट एच क्यूब। एक सी बढ़ाना था तो बढ़ा दिया हमने। नहीं समझ में आई बात? और ये जो ब्रैकेट के भीतर है वो लिखा रहेगा ऐसे। ये उसकी वेवलेंथ आ जाएगी, तरंग दैर्ध्य। जो विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर रहा है अपने अंदर से, उसकी फ्रीक्वेंसी अगर आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं तो उसका वेवलेंथ आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं कि उस वेव का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहां से इलेक्ट्रॉन के अंदर से निकली हुई है उसके वाइब्रेशन से, उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होगी, यू कैन कैलकुलेट बाय दिस फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला तो बहुत बड़ा लग रहा है देखने में, इतना भारी फॉर्मूला, इन फॉर्मूलों को याद करना बहुत डिफिकल्ट है। अब इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, मुझे भी नहीं याद होते ये सारे फॉर्मूले। कल से जो आज तक हमने करे हैं, ये जब हम डिराइव करते हैं तो हम करते चले जाते हैं, क्योंकि एक के बाद एक निकलते जाता है, पर याद नहीं रहता क्योंकि इसमें इतने सारे पैरामीटर्स रहते हैं बेटा। एक चीज याद करेंगे दूसरा भूल जाते हैं, ठीक है। पर डिराइव कैसे करते हैं ये तरीका पता है हमको, तो हम करते जा सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा छोटा बनाना चाहते हैं कि ये थोड़ा छोटा सा बन जाए, तो हमने एक चीज देखी, थोड़ा ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे। ये देखो बेटा, इसको पहचानिए जरा आप, इतनी चीज जेड स्क्वायर छोड़ दो, बाकी देखो। एम ई टू द पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर सी एच क्यूब, एम ई टू द पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर सी एच क्यूब। यही तो रिडबर्ग कांस्टेंट है जो कल ही बताया हमने आपको। तो हम क्या कर सकते हैं, जेड स्क्वायर की जगह जेड स्क्वायर लिखा रहने देंगे, बाकी इस पूरे को क्या बना देंगे, इस पूरे को आर बना देंगे। तो जेड स्क्वायर आर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ये 1 अपॉन लैम्डा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो बताइए ये किस परमाणु के लिए लैम्डा का फॉर्मूला है? आंसर है हाइड्रोजन की तरह जितने परमाणु होते हैं जिनके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिट है, उनमें से किसी के लिए भी लैम्डा के लिए फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम ये फॉर्मूला केवल हाइड्रोजन एटम के लिए बनाएंगे तो क्या बनेगा? फॉर हाइड्रोजन एटम, अगर आप हाइड्रोजन एटम के लिए बनाने जाओगे तो उसके लिए Z की वैल्यू आपको कितनी लिखनी पड़ेगी? 1, क्योंकि हाइड्रोजन एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है। अगर Z 1 लिख देंगे, then what will be the value of lambda? This will be 1 upon lambda is equal to Z will become 1. Then here 1 square 1 आएगा, 1 into R हो जाएगा, अंडर ब्रैकेट 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन जाएगा हाइड्रोजन एटम के लिए। बाकी जितने हाइड्रोजनिक एटम्स हैं, हाइड्रोजन लाइक एटम्स हैं, उन सब के लिए लैम्डा का ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करते जा सकते हैं। Z की जगह उनका एटॉमिक नंबर आपको लेना पड़ेगा बस, लेकिन हाइड्रोजन के लिए तो आपको Z भी नहीं लेना है क्योंकि उसका तो Z भी 1 हो जाता है, इसलिए ये फॉर्मूला बन जाता है उसका। ठीक है ना? n1 और n2 क्या चीज है? कैन यू टेल मी? n2 इज द नंबर ऑफ हायर लेवल और n1 इज द नंबर ऑफ लोअर लेवल। n2 जहां से चला और n1 जहां पर आया। अब थोड़ा सा बताइए मुझे, अगर एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट 2 से चला है और 1 पे आया है, कहां से उसने जंप किया? 2 से 1 में उसने ट्रांजिशन किया, 2 से 1 में ट्रांजिशन किया। ये चीजें कुछ मैं ना यहां से हटा दे रहा हूं,
क्योंकि अब हमको इसकी जरूरत नहीं है। देखें आप कितना समझ पाए हैं। एक इलेक्ट्रॉन है जिसने संक्रमण किया, कहां से कहां, 2 से 1 में संक्रमण किया। बताइए N1 की जगह पर क्या लिखें और N2 की जगह पर क्या लिखें। कहां से कहां पर आया, 2 से 1 में। तो हायर कौन, 2, और लोअर कौन, 1। तो हायर वाले को क्या लिखा जाएगा और लोअर वाले को N1। नहीं समझ में आया। एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ 3 से 1 में। विच इज हायर एंड विच इज लोअर, 3 is higher and 1 is lower. So in place of N2, what should we write? क्या लिखना चाहिए हमको, 3, N2 की जगह पर 3 और N1 की जगह पर 1। समझ आ रहा है। और इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा, इसको संक्रमण कहते हैं, या इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर जाएगा, इसको संक्रमण कहते हैं। दोनों को संक्रमण कहते हैं। जब वो लोअर से हायर जाए इट इज ट्रांजिशन, और जब वो हायर से लोअर आएगा फिर भी ट्रांजिशन। लेकिन दोनों का अलग अलग नाम बताया था हमने। बताइए, लोअर से हायर में जाएगा कौन सा संक्रमण, हाँ, अवशोषण संक्रमण। नीचे से ऊपर जाएगा अवशोषण, क्योंकि उस समय एनर्जी को क्या करता है, अवशोषित करता है। और ऊपर से नीचे आएगा उत्सर्जन संक्रमण, क्योंकि उस वक्त एनर्जी को क्या करता है, उत्सर्जित करता है। नहीं समझ में आया। अब एक दिन एक न्यूमेरिकल में मिला हमको कि एक इलेक्ट्रॉन संक्रमण करता है और उसने संक्रमण किया 1 to 4 में। तो बताइए उत्सर्जित ऊर्जा के लिए N2 क्या लेना है और N1 क्या लेना है। N2 क्या लेना है, 4 लेना है कि 1 लेना है, पक्का, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। N2 हमेशा क्या बनेगा, हायर। और वैसे भी अगर वो 1 से 4 में गया है तो 1 से 4 में जाते समय एनर्जी का उत्सर्जन करेगा ही नहीं। वो तो हम तो बात कर रहे हैं कि एनर्जी उत्सर्जन जब करेगा तो उसके लिए N1 और N2 क्या लेना है। 1 से 4 गया है, अवशोषित किया है, पर एनर्जी का उत्सर्जन 1 से 4 जाने में नहीं करेगा, 4 से 1 आते वक्त करेगा। तो हम आपको कंफ्यूज कर सकते हैं ये कह करके, और आप कह देते हैं कि N2 की जगह पर क्या लिया जाए 1 और N1 की जगह पर क्या लिया जाए 4। पर याद रखिए, इलेक्ट्रॉन जब नीचे से ऊपर जाता है, लोअर से हायर एनर्जी लेवल जाता है, ये एनर्जी को केवल एब्जॉर्ब करता है, एमिट नहीं करता। कभी एमिट केवल तभी करता है जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा। उस वक्त एनर्जी को अपने अंदर से केवल ये एमिट करेगा बस। तो कितना भी न्यूमेरिकल आपको कंफ्यूज करे, 1 to 4 में गया, 4 से 1 में आया, आपको हायर के लिए हमेशा क्या लिखना है, N2, और लोअर के लिए हमेशा क्या लेना है, N1। समझ में आ रहा है। फॉर्मूले में पहले कौन आएगा, लोअर, और बाद में कौन आएगा, हायर। ये भी याद रहेगा, लो से हाई आएगा पहले, फॉर्मूले पे याद रखिएगा। इसमें कंफ्यूजन बच्चों को हो जाता है कभी कभी कि जब फॉर्मूला, अभी तो लिखा है आपके सामने, सब दिख रहा है साफ साफ, फिर जब एग्जाम में जाते हैं उनको ये कंफ्यूजन हो जाती है। क्यों, एग्जाम टाइम जितनी देर होता है 3 घंटे का, उतनी देर बच्चों के मन में बड़ा कंफ्यूजन बना रहता है। छोटी छोटी बातों को लेकर उनके मन में ये डाउट्स आते रहते हैं, क्योंकि उस समय माइंड में भड़बड़ाहट ज्यादा होती है। तो कभी कभी आप फील करते होंगे कि आपको कुछ चीजें घर में याद करके गए हैं, वहां जाके सब जो है ना खत्म हो गया है ना। तो ये भड़बड़ाहट के चक्कर में सब याद है, पर फिर भी N1 और N2 में उनको प्रॉब्लम हो जाता है कि पहले कौन आता था सूत्र में। बस याद रख लो, पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा, इट डजंट मैटर, इसकी वैल्यू माइनस नहीं आनी चाहिए। समझ आ रही मेरी बात। और उसके लिए पहले छोटा नंबर आएगा और बाद में यहां अपॉन में बड़ा नंबर आएगा तो ही हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर N1 छोटा होगा तो 1/N1² बड़ा आएगा, और N2 बड़ा होगा तो 1/N2² कैसा होगा, छोटा आएगा। समझ आ रही बात आपको। तो ये चीज आपको याद रखना है। इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी कितना होगा उसका, हम निकाल सकते हैं वेवलेंथ कितनी होगी उस एनर्जी की जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में निकलेगी। एक छोटी सी चीज और मुझे बताना चाहिए, लैम्डा क्या होता है बताइए, तरंग दैर्ध्य।
ठीक है। और यहां पर आप क्या देख रहे हैं, 1 अपॉन लैम्डा। तो आप जानते हैं 1 अपॉन लैम्डा का भी हमने एक नाम रखा है, इसको बोला जाता है, नहीं आवृत्ति 1 अपॉन लैम्डा कहां होती है, आवृत्ति तो होती है, आवृत्ति निकालोगे C अपॉन लैम्डा आवृत्ति आएगी। 1 अपॉन लैम्डा को बोलते हैं तरंग संख्या। 1 अपॉन लैम्डा को क्या बोला जाता है, तरंग संख्या। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है वेव नंबर, तरंग संख्या बोलते हैं। तो कभी कभी न्यूमेरिकल्स में इसका भी यूज आता है, कभी कभी न्यूमेरिकल्स में ये भी पूछा जाता है। उन्होंने सब कुछ दे दिया, फिर आपसे पूछ लेते हैं इसकी तरंग संख्या कितनी होगी। समझ रहे हैं क्या पूछा जाएगा, हाजी, तरंग संख्या पूछी जाएगी आपसे, समझ रहे हैं आप, वेव नंबर। और वेव नंबर पूछा जाएगा तो क्या निकाला करोगे फिर आप, 1 अपॉन लैम्डा कैलकुलेट करेंगे वेव नंबर के पूछे जाने पर। समझ में आ गया। तो ये देखो, कल से लगातार हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके पहले वाले दिन, कल के पहले वाले दिन बोहर ने क्या बताई थी हमको, अपने पोस्टुलेट्स कि पहला पोस्टुलेट, दूसरा, तीसरा, ये है वो है, सब उन्होंने बातें बता दी। और पिछले 1.5 दिन से लगातार कैलकुलेशन करवा रहे हैं अब हमसे। कौन, बोहर करवा रहे हैं कैलकुलेशन। अब बोहर, आप सोचोगे बोहर क्यों करवा रहे हैं, आप खुद ही कर रहे हो। बोहर अगर नहीं कराते तो हम क्यों करते, अच्छा बताइए, है कि नहीं। बोहर ने ये सब बवंडर ना बनाया होता तो हम क्यों आपको बताते। लेकिन फिर भी अब फिर से वहीं पर आके हम लोग आ गए वापिस। कहां पर वापिस आ गए हम तो वापिस उसी जगह पर आ गए कि बोहर ने कल की पिछली क्लास में पोस्टुलेट बताए, कल पूरा कैलकुलेशन किया, आज अभी तक कैलकुलेशन ही कर रहे हैं बोहर के पोस्टुलेट्स से। लेकिन ये बोहर के क्या थे, पोस्टुलेट्स थे, परिकल्पनाएं थीं, उनके पास क्या इन चीजों का प्रूफ था। और आप तो जानते हैं कि जब तक हम किसी को प्रूफ नहीं दिखाएंगे कोई हमारी बात मानेगा नहीं। तो ऐसा थोड़ी होता है यार कि कोई आएगा 1.5 दिन अपनी बात बताएगा और 1.5 दिन के बाद हम उसकी बात मानने लग जाएंगे, ऐसा नहीं होता। तो बोहर की बात हमने सुन ली, उनका पोस्टुलेट सुन लिया, उनका ये सब कुछ कैलकुलेशन करके देख लिया, इतना लंबा लंबा फॉर्मूला बना के देख लिया हमने। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है यार कि अब आप कहोगे कि ना फिर अब ठीक है मान ले तो फिर रेखा, ऐसे थोड़ी मान जाएंगे। पब्लिक को क्या चाहिए, प्रूफ चाहिए। और कितना भी हमको बहलाओ पर प्रूफ नहीं दे रहे, अभी प्रूफ तो नहीं दे रहे ना। ये फॉर्मूला, एनर्जी का फॉर्मूला ले जाओ, वेग का ले जाओ, ये ट्रांजिशन होगा, फलाना होगा, ये ऊर्जा निकलेगी, वो निकलेगी, ठीक है सही है, पर प्रूफ कहाँ है, प्रूफ नहीं है बोहर के पास। समझ आया। तो अपने जैसे एक पोस्टुलेट इनका बोहर का था, जो कि फर्स्ट पोस्टुलेट में ही मैंने लिखा हुआ था कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होगा। ये ऐसे कैसे जबरदस्ती, बस h/2π, यार हम भी कुछ बता सकते थे। ऐसा थोड़ी होता है कि आप कह दोगे इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होगा। हम 2π/h कहने तो क्या करोगे, तो मान लोगे आप उसको भी। भाई आप सोचो थोड़ा सा, बोहर ने अचानक से पहले पोस्टुलेट में कहां से ला दिया ये सब कुछ कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में रोटेट करेंगे जिनमें उनका एंगुलर मोमेंटम h/2π का कंप्लीट मल्टीपल होगा। ये प्रूफ नहीं है अगर, तो फिर हम मानेंगे नहीं, प्रूफ देना पड़ेगा। तो बोहर इन सब चीजों का तो प्रूफ नहीं दे पाए, पर बोहर की इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए, बोहर की इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए दे ब्रोगली ने इसका प्रूफ दिया। और उन्होंने बोला कि ये जो बोहर बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है, तो उन्होंने बोला ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। पर बोहर के पास इसका प्रूफ नहीं था। होगा उन्होंने अपनी कोई टेक्निक यूज की होगी, किया होगा, नहीं मालूम। पर इसके बाद बोहर की थ्योरी को अपोज नहीं बल्कि सपोर्ट करने के लिए डी ब्रॉय सामने आए। उन्होंने बोला कि ये चीज, ये तो मेरे ऊपर छोड़ दो, बोहर की ये जो पोस्टुलेट है इसको मैं प्रूफ करके आपको दिखा सकता हूं।
कि इलेक्ट्रॉन वाकई में केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2π का कंप्लीट मल्टीपल होता है, उसके अलावा वो चक्कर नहीं लगाएगा। अब ये हुआ कैसे भाई? तुम ही करके दिखा दे। तो फिर अब वो नहीं कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है आप कर सकते हो तो आप ही दिखाओ। कम से कम इतना 1.5 दिन से लगातार कैलकुलेशन करते जा रहे हैं हम लोग, ये भारी भारी फॉर्मूला बनाते जा रहे हैं, याद नहीं होगा फिर भी बना रहे हैं, जानते हैं याद नहीं कर सकते फिर भी बना रहे हैं फॉर्मूला। तो चलो डी ब्रोगली प्रूफ करके दिखा दो, कम से कम हमें सुकून तो मिल जाए, तसल्ली तो हो जाए ना कि आप सही कह रहे हो सारा बात। तो ठीक है, डी ब्रोगली ने उसको प्रूफ करके दिखाया। उन्होंने कहा, क्योंकि डी ब्रोगली से पहले भी आ चुके थे जब आप ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर पढ़ रहे थे, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन पढ़ा है ना आपने, उस वक्त भी डी ब्रोगली आए थे और उन्होंने बताया था कि अगर कोई मैटर पार्टिकल ऐसा गति करेगा तो उसके साथ एक वेव अटैच हो जाएगी, और उस वेव का नाम भी रखा गया था द्रव्य तरंग, मैटर वेव। और क्योंकि उसके बारे में डी ब्रोगली ने बताया था तो उसका नाम डी ब्रोगली वेव भी डी ब्रोगली तरंग भी रखा गया था। तो उन्होंने फिर से वही थ्योरी अपनी यहां लगा दी, उन्होंने वो थ्योरी यहां लगा दी। उन्होंने बोला कि बोहर के मुताबिक ये नाभिक है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। अब इलेक्ट्रॉन क्या है? तो आंसर है इलेक्ट्रॉन एक मैटर पार्टिकल है। और ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर में आपने पढ़ा है कि अगर कोई मैटर पार्टिकल ऐसा मूव करेगा तो उसके साथ क्या अटैच हो जाएगी? वेव। तो इलेक्ट्रॉन अगर ऐसा चक्कर लगाएगा, चल रहा है, तो उसके साथ भी क्या अटैच होनी ही चाहिए? वेव अटैच होनी ही चाहिए उसके साथ में, एक तरंग उसके साथ में संबद्ध होनी ही चाहिए। और उसको लेकर उन्होंने इस बात को प्रूव किया। तो थोड़ी देर का काम है, हम भी प्रूव कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले इसे नोट कर लें आप, फिर हम इसको हटा देते हैं। डी ब्रोगली के मुताबिक अगर नाभिक ये है और इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, देखो ये ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में अगर चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि एक पदार्थिक कण है, मैटर पार्टिकल है, तो जब इलेक्ट्रॉन ऐसा मूव करेगा तो उसके साथ एक द्रव्य तरंग भी अटैच होनी चाहिए, संबद्ध होनी चाहिए। कहाँ है वो द्रव्य तरंग? वो द्रव्य तरंग ये आप देख रहे हैं पार्टिकल के साथ में, ये ऐसे मैटर वेव इसके साथ चल रही है। और उनका ये कहना था कि ये जो मैटर वेव इसमें चलती है, क्योंकि इसका रास्ता जो है वो बाउंडेड है। देखो ऐसा तो है नहीं कि आपने यहां से वेव निकाल दिया इसके बाद रास्ता बाउंडेड नहीं है, इसका जो रास्ता है बाउंडेड है। अगर यहां से चली है तो इस वेव को फाइनली फिर यहीं पर आना है, समझ रहे हैं? और आपने क्लास 11th में एक चीज पढ़ी हुई है कि अगर मीडियम बाउंडेड है, बद्ध माध्यम है, और वहां पर हम वेव उत्पन्न करते हैं तो वो जो तरंग उत्पन्न होती है वो तरंग आपकी अप्रगामी तरंग बनती है, स्टेशनरी वेव बनती है। अप्रगामी तरंग के बनने की सबसे आवश्यक शर्त है बद्ध माध्यम का होना, बाउंड मीडियम का होना अप्रगामी तरंग बनने की सबसे आवश्यक शर्त है। तो दे ब्रोगली के मुताबिक इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों तरफ अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाता है ना, उस वक्त उसके साथ एक तरंग अटैच हो जाती है। और वो तरंग का स्वरूप कैसा होता है? वो तरंग का स्वरूप होता है अप्रगामी तरंग की तरह होता है। क्यों? क्योंकि उसका रास्ता बाउंडेड है। सुन रहे हैं आप हमारी बात? फिर से सुन लीजिए एक बार अच्छा। दे ब्रोगली के अनुसार इलेक्ट्रॉन एक मैटर पार्टिकल है और ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर में हमने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन जब भी गति करेगा उसके साथ एक तरंग अटैच हो जाएगी। उन्होंने बोला यहां पर भी तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ गति कर रहा है, तो इससे भी एक तरंग क्या हो जाएगी? अटैच हो जाएगी। वो तरंग का स्वरूप कैसा होगा? तो आंसर है वो तरंग का स्वरूप होगा अप्रगामी तरंग की तरह, स्टेशनरी वेव की फॉर्म में होगी वो वेव। क्यों? क्योंकि इसका रास्ता बाउंडेड है। ऐसा तो है नहीं कि कहीं भी चली जाए, इसका रास्ता बाउंडेड है, बद्ध माध्यम है, इसलिए यहां पर कौन सी वेव बनेगी? अप्रगामी तरंग। अप्रगामी तरंग का किस प्रकार का स्वरूप होगा? तो देखो बउआ ध्यान से, इलेक्ट्रॉन इसमें चल रहा है ऑर्बिट में,
ये उसके साथ वेव अटैच, ये जो ऐसे आप देख रहे हैं। अप्रगामी तरंग कैसे बनेगी? ये अप्रगामी तरंग है, ये अप्रगामी तरंग, और इस अप्रगामी तरंग के भीतर इलेक्ट्रॉन गति करेगा। ठीक है, इस वेव के भीतर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या होगी, इलेक्ट्रॉन का संवेग कितना होगा, उन्होंने बोला ये सब हम नहीं जानते, अनसर्टेन। अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐसा मूव कर रहा है तो इसके साथ एक वेव अटैच हो गई, यहां पर उस वेव का फॉर्मेट अप्रगामी तरंग का फॉर्मेट होगा, अप्रगामी तरंग, जिसे आप अंग्रेजी में स्टेशनरी वेव कहा करते हैं, स्टेशनरी वेव। और उस वेव के भीतर ही कहीं पर इलेक्ट्रॉन रहेगा, उस वेव के भीतर के इलेक्ट्रॉन रहेगा, उसकी पोजीशन क्या होगी? आंसर है अनसर्टेन, अनिश्चित। उसका मोमेंटम कितना होगा? अनसर्टेन, अनिश्चित। और इसी को समझाने के लिए आपको याद होगा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बना था, अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये शायद केमिस्ट्री में आता है, नहीं आता? चलिए कोई बात नहीं। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। खैर, तो उनके मुताबिक इलेक्ट्रॉन इस वेव के अंदर अंदर चलेगा और ये वेव अप्रगामी तरंग बनेगी। ठीक है, अगर ये मान लिया जाए कि इस रेडियस, इस जो ऑर्बिट है इसका रेडियस कितना है? r के बराबर है। ठीक है, अप्रगामी तरंग में मैं एक चीज आपको बताऊं, जब अप्रगामी तरंग ऐसे बनती है इस तरह से, ये स्टेशनरी वेव, इसको नोड बोलते हैं, इसको भी नोड बोलते हैं, इसको भी नोड कहते हैं। और एक नोड से अगले नोड तक का जो डिस्टेंस होता है वो λ/2 होता है। फिर इस नोड से इस नोड तक का डिस्टेंस λ/2। मतलब एक नोड से बीच में एक नोड अगर छोड़ो, उसके अगले नोड तक का डिस्टेंस लेते हो यहां से यहां तक, तो ये टोटल डिस्टेंस आपको कितना मिल जाएगा? λ/2 दोनों मिला के कितने हो जाएंगे? लैम्डा हो जाएंगे ना। बस उसके लिए बीच में आपको एक नोड छोड़ना पड़ेगा। समझ आया? ये अप्रगामी तरंग की कंडीशन थी, तो उसमें यही कंडीशन लगाई गई। अब आप बता सकते हैं यहां पर क्या बना? नोड, जीरो डिस्प्लेसमेंट, नोड यहां पर बना, नोड बना, यहां पर बना, यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर। अब आप बता सकते हैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? 1 लैम्डा। एक नोड से अगला नोड, बीच में एक नोड छोड़ा गया है। फिर यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? 1 लैम्डा। फिर देखो वही चीज है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 1 लैम्डा, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना? 1 लैम्डा। तो टोटल ये डिस्टेंस कितनी बन गई? 4 लैम्डा। बात समझ में आई? अब देखो थोड़ा ध्यान से, हमने इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 बार घुमाया है। 8 बार घुमाया है तो कितने लैम्डा टोटल डिस्टेंस बनी? 4 लैम्डा। हम चाहते तो 3 बार घुमा के भी तो वेव बना सकते थे। नहीं समझ में आई? देखो मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं। छोटा सर्कल जैसे है, ये ऐसे बना देते तो इस तरीके से वेव आ जाती। इसमें यहां से यहां तक 1 लैम्डा, यहां से यहां तक दूसरा लैम्डा, और यहां से यहां तक तीसरा लैम्डा। शर्त यह है कि वेव पूरी होनी चाहिए, आपकी वेव पूरी बननी चाहिए। ऐसा आपने इसको चलाना शुरू किया, ऐसे ना मिला देना जाके कहीं, यह गलत है। यह नोक नहीं आनी चाहिए, आपकी वेव पूरी बननी चाहिए, यह शर्त है। तो जब जब वेव पूरी करोगे ना, जब वेव पूरी करोगे तो यहां पर कितने लैम्डा डिस्टेंस मिली? 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। यहां पर वेव पूरी करी तो कितने लैम्डा डिस्टेंस मिली? 4 लैम्डा। हम चाहते और ज्यादा बार इसको घुमा देते अगर बीच में, तो यही कितना हो जाता? 5 लैम्डा हो जाता, 6 लैम्डा, 7 लैम्डा, ऐसा हो सकता है। बवाओ, नहीं समझ में आ रही बात आपको? तो वेव किस तरीके की नहीं बननी चाहिए ऐसी,
ये तरीका गलत है। तो आप इलेक्ट्रॉन के साथ वेव चाहे जैसी बनाओ, पर वेव कंप्लीट उसको बनना चाहिए। और जब जब वेव कंप्लीट बनेगी तो ये लेंथ आपको कितनी मिला करेगी, या तो 4 लैम्डा मिलेगी, या तो 3 लैम्डा मिलेगी, 5 लैम्डा मिलेगी, 6 लैम्डा मिलेगी, 7 लैम्डा मिलेगी। कहने का मतलब लैम्डा का कैसा गुणज मिलेगी, पूर्ण गुणज मिलेगी आपको। कुछ बात समझ आ रही है? इसी को हम एक आध बार और ज्यादा घुमा देते तो यहीं पर जो 4 लैम्डा मिली है क्या मिल जाती मुझे, ये 5 लैम्डा के बराबर आ जाती। पर ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि पूरी वेव आपने बनाई है और ये 5.5 लैम्डा मिल जाए जाके, नहीं हो सकता। 6.5 लैम्डा बन जाए, ऐसा नहीं होगा। 7.5 लैम्डा बन जाए, नॉट पॉसिबल। अगर आप वेव पूरी करोगे तो ये टोटल डिस्टेंस जो आएगी वो हमेशा किसके बराबर होगी, आंसर है लैम्डा के पूर्ण गुणज के बराबर आएगी। समझ आ रही है आपको? अब इस फिगर के मुताबिक अगर हम निकालेंगे तो वृत्ताकार मार्ग की परिधि, इलेक्ट्रॉन का जो वृत्ताकार मार्ग है, इलेक्ट्रॉन के वृत्ताकार मार्ग की परिधि, क्या देखा आपने कि इलेक्ट्रॉन के वृत्ताकार मार्ग की ये परिधि कैसी आएगी, आंसर है ये लैम्डा के पूर्ण गुणज के बराबर आएगी। ठीक है, हमको ये समझ में आया। जहां पर n क्या है, 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको याद रहे, आप चाहे जितना घुमा के आप घर जाएंगे, कोशिश करेंगे लाओ हम भी बना के देखें ऐसा 1-2 बार, आप बनाइए, पर याद रहे ये नोक नहीं आनी चाहिए वेव में, वेव पूरी होनी चाहिए। ये वेव कैसी पूरी होनी चाहिए, यहां से ऐसे निकाल के फिर ऐसे इसको मिलाते आप तो वेव पूरी मान ली जाएगी। ऐसी सिचुएशन पर हमेशा ये जो परिधि होगी इस वृत्ताकार मार्ग की, ये हमेशा ही लैम्डा का या तो दूसरा गुणज होगी, तीसरा, चौथा, पांचवा पूर्ण गुणज ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो ये n कर लिया। अब आप बता सकते हैं अगर रेडियस r है इस वृत्ताकार मार्ग का तो परिधि कैसे निकाली जा सकती है, 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्डा। ठीक है, अगर हम r निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, n लैम्डा अपॉन 2 पाई। क्या आपको एक चीज याद है, लैम्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य, और ये तरंग किसकी है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन चक्र लगा रहा है तो इलेक्ट्रॉन से जो वेव संबद्ध है उसकी तरंग दैर्ध्य है, अर्थात ये द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य है। और आप याद करिए द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला आपको क्या बताया गया था, h अपॉन p। याद आया कुछ आपको? तो r इज इक्वल टू n अपॉन 2 पाई और लैम्डा की जगह पर h अपॉन p। p क्या चीज है इसमें, इलेक्ट्रॉन का संवेग। इलेक्ट्रॉन का संवेग कैसे निकाला जा सकता है, m इंटू v से, क्योंकि मैटर पार्टिकल है, इसका संवेग द्रव्यमान गुणे वेग से निकालेंगे हम। तो यह आ जाएगा n अपॉन 2 पाई, h अपॉन p की जगह पर क्या लिख दोगे, mv। समझ आ रहा है आपको? अब ये mv इधर लेते आइए आप, अगर mv इधर ले आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, nh अपॉन 2 पाई। और आपको याद है mvr क्या चीज है, mvr इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है, एंगुलर मोमेंटम। और देखिए ये डी ब्रॉगली ने प्रूव करके दिखा दिया कि जो इलेक्ट्रॉन और त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहा है उसका जो कोणीय संवेग है वो h अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज है। देखिए, तो ये कोई हाइपोथेसिस नहीं रही, डी ब्रॉगली ने इसको प्रूव करके दिखा दिया कि बोहर की जो परिकल्पना उन्होंने बताई थी कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे जिनमें उनका कोणीय संवेग h अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज होगा, इस तरह से उन्होंने प्रूव करके दिखाया। अब एक चीज मुझे ये बता दीजिए बेटा कि क्या आपको ये जो मैं यहां पर बताना चाहता हूं आपको समझ में आया कि नहीं आया? भाई आया। अगर इलेक्ट्रॉन जब गति करेगा तो उसके साथ वेव अटैच हो जाएगी, उस वेव का कैसा होना जरूरी है, पूरी वेव बनेगी ना।
ऐसा बीच में नोक नहीं निकलनी चाहिए। तो आप चाहे 4 बार घुमाओ इस वेव को, चाहे 5 बार घुमाओ, चाहे 50 बार घुमाओ, आप जब भी टोटल डिस्टेंस निकालने जाओगे तो वो टोटल डिस्टेंस हमेशा लैम्डा का पूर्ण गुणज ही मिलेगा। कभी नहीं हो सकता कि आपको मिल जाएगा 3 लैम्डा और आधा लैम्डा और मिलेगा, नहीं पॉसिबल है। हाँ, चोंच निकल आएगी इसी नोक, उस पे हो जाएगा, पर वो अलाउड नहीं है ना। वेव तो पूरी बनेगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो पूरा चक्कर लगा रहे हैं उसके साथ में, तो वेव पूरी बनेगी। वेव आधी क्यों बनेगी? तो वेव अगर पूरी बनाओगे, फिर से इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, उसके साथ एक डी ब्रोगली तरंग अटैच हो जाएगी। उसका स्वरूप कैसा होगा? उसका स्वरूप अप्रगामी तरंग के रूप का होगा। अगर अप्रगामी तरंग के रूप का होगा तो इलेक्ट्रॉन चाहे जितनी तेज चले या धीमे चले, हमेशा उस वेव की जो टोटल लेंथ आपको मिला करेगी वो हमेशा लैम्डा का पूर्ण गुणज ही मिलेगी। कम घूमेगा तो 2 लैम्डा 3 लैम्डा, ज्यादा घूमेगा 5 लैम्डा 7 लैम्डा, और ज्यादा घूमेगा 10 लैम्डा। लेकिन कभी ये नहीं होगा कि 10 लैम्डा के साथ आधा लैम्डा और बढ़ रहा है, ये नहीं हो सकता। लैम्डा का हमेशा वो डिस्टेंस कैसी होगी? पूर्ण गुणज, पूर्ण गुणज। उसके बाद ये कैलकुलेशन, और हमें पता भी चल गया, और यही बोहर ने अपनी सिद्धांत में बताया था। याद है ना, बोहर ने अपने पोस्टुलेट में यही चीज बताई थी। अब थोड़ा सा सोचिए, डी ब्रोगली की परिकल्पना सही है कि गलत है? कैसे मालूम? डेविसन और जर्मर ने एक्सपेरिमेंट करके प्रूव कर दिया था। याद करिए डिवेल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में। तो डी ब्रोगली ने बताया कि मैटर पार्टिकल वेव फॉर्म में चलेगा। इनकी परिकल्पना सही है या गलत है? आंसर है सही है। कैसे पता? डेविसन और जर्मर ने प्रूव कर दिया था इसको। तो डी ब्रोगली की परिकल्पना कैसी है? सही। और अगर डी ब्रोगली की परिकल्पना सही है तो उनका कैलकुलेशन भी कैसा है? सही। अगर कैलकुलेशन सही है तो कोणीय संवेग कितना होना चाहिए? NH/2 पाई। और यही चीज किसने बताई है? बोहर ने। और अगर यही चीज बोहर ने बताई तो बोहर की परिकल्पना कैसी है फिर? तो गलत क्यों मान रहे हो? अब तो सिद्ध हो गया ना। नहीं समझ में आया? तो बोहर की परिकल्पना यहां तक कैसी थी? बिल्कुल सही, सही है सब कुछ। उसको सपोर्ट कहां से मिला? बोहर तो प्रूव नहीं कर पाए, डे ब्रोगली ने प्रूव करके दिखाया, और वहां से उस थ्योरी को सपोर्ट भी मिला। ये सिद्ध हो गया अब लास्ट में, ठीक है ना। तो इसके आगे हमको पढ़ना है डिफरेंट एनर्जी लेवल्स एटम के। ये यहां पर कंप्लीट हो गया आपका। तो ये चीजें हम लोग स्टडी करेंगे, लेकिन अगली क्लास में करेंगे। तो आज फिजिक्स में इतना ही रखते हैं, चलते हुए मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।